हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो स्क्रीन पर आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी केपीआई की। तो केपीआई का मतलब होता है हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो केपीआई को हम इसको बोलते हैं हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जस्ट मतलब होता है जब भी आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे कि आपके बिजनेस की कौन कौन सी केपीआईज हैं। ठीक है, मतलब कि आपको कोई सेल्स दिखानी है, कोई प्रॉफिट परसेंटेज दिखाना है, ठीक है, ट्रेंड दिखाना है कोई भी, तो जो भी उनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस होगी उसको दिखाने में जिस तरीके से आप दिखा सकते हैं उसको हम लोग केपीआई बोलते हैं। वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। आप फाइनेंस डोमेन में है तो फाइनेंस रिलेटेड जो भी इन्फो आप डिस्प्ले करेंगे बेस्ड ऑन डेटा सेट, वो उसकी केपीआईस कहलाएंगी। आप फार्मा डेटा सेट के साथ डील कर रहे हैं, फार्मा के अंदर आप सेल्स पे काम कर रहे हैं या जो भी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, उससे आप जो इनसाइट्स निकालेंगे, चाहे बी इट सेल्स, बी इट क्वांटिटी, सेल्स परफॉर्मेंस, ठीक है, और जितने भी ग्रोथ परसेंटेजेस हो गई वो सब निकालेंगे, वो सब क्या कहलाएंगी, वो केपीआईज होंगे। क्योंकि उससे क्या पता चलेगा कि कोई बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आई होप ये केपीआई क्लियर हो गया होगा। और दूसरा आता है हमारा क्वेरी फोल्डिंग। क्वेरी फोल्डिंग जो होता है ये बहुत आजकल बहुत कॉमनली पूछा जाने लगा है क्वेश्चंस। पहले इसको हम एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर लेते थे। सिंपली क्वेरी फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आप पावर क्वेरी के अंदर काम करते हैं, पावर बीआई के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपने देखा होगा राइट साइड के अंदर हमारे पास एक अप्लाइड स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अप्लाइड स्टेप्स हमारे कोई भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग डेटा लेकर आते हैं तो वहाँ पे हमारे को सोर्स दिखता है, देन सपोज हमने कोई फिल्टर लगाया तो वो फिल्टर रो दिखाता है। तो पावर बीआई क्या करता है, मतलब पावर क्वेरी, ये क्वेरी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है पावर क्वेरी के अंदर, ये क्या करता है, जो भी ये स्टेप्स होते हैं इसको नेटिव सीक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो वापस भेजा जाता है जो हमारा डेटा सोर्स होता है। ठीक है, डेटा सोर्स पे ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और फिर ये वापस उसको एक ट्रांसलेटेड फॉर्म में भेजता है, ठीक है, पावर बीआई के पास, ताकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ पर हो, डेटा सेट, डेटा सोर्स एंड पर हो। ठीक है, और पावर बीआई के ऊपर से लोड को कम किया जा सके। ठीक है, ये होता है, दैट मीन्स क्वेरी फोल्डिंग क्या होता है, जो भी हम अप्लाइड स्टेप्स के अंदर स्टेप्स अप्लाई करते हैं वो कोई भी स्टेप हो सकता है, वो क्या करता है उसको वापस भेजता है डेटा सोर्स पे। ठीक है, वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन डेटा सोर्स के ऊपर होते हैं। फिर ये डेटा सोर्स क्या करता है, वापस पावर बीआई के अंदर उनको स्टेप्स को मतलब ट्रांसफॉर्म्ड स्टेप्स को वापस भेजता है जो कि हमको डेटा सेट के ऊपर अप्लाई होते हुए दिखते हैं, चाहे हम वो हमने फिल्टर लगाया हो, चाहे हमने डुप्लीकेट रिमूव किए हो, चाहे हमने नल्स रिमूव किए हो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेरी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपना शेड्यूल रिफ्रेश और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश। शेड्यूल रिफ्रेश और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश ऐसे समझिए, सपोज आपके पास 10 साल का डेटा है। ठीक है, अभी मैं शेड्यूल रिफ्रेश की बात कर रहा हूँ, फिर हम इंक्रीमेंटल के ऊपर आते हैं। सपोज आपके पास 10 साल का डेटा है, तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने क्या किया, पावर बीआई रिपोर्ट बनाई, देन उसको आपने क्या किया, इस पावर बीआई रिपोर्ट को आपने सर्विसेज के ऊपर पब्लिश कर दिया। सर्विस के ऊपर पब्लिश करने के बाद जब आप वर्क स्पेस में जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक ऐसा आइकन दिखता है जिससे आप क्या करते हैं, शेड्यूल रिफ्रेश सेट करते हैं। जब आप इस बटन पे क्लिक करके शेड्यूल रिफ्रेश को सेट करते हैं तो आपको कुछ मतलब जो भी डेटा सेट होगा, अगर आपने गेटवे है तो वो सेटअप करके, वो सब करके टाइम रिफ्रेश का टाइम सेट करके सब करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट जो होता है, पूरा का पूरा 10 साल का जो डेटा होगा ना, पूरा का पूरा रिफ्रेश होगा। ठीक है, इन केस ऑफ शेड्यूल रिफ्रेश। तो जब हमारा पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा, जब अगर आपको इसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है कि जब आपका पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा ही रिफ्रेश होगा, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल रिफ्रेश। लेकिन इंक्रीमेंटल के केस में क्या होता है, इंक्रीमेंटल को ऐसे समझिए, सपोज आपके पास 10 साल का डेटा है, ठीक है, और 10 साल का डेटा आपके पास एग्जिस्ट करता है। सपोज मैं करंट ईयर के करंट मंथ में आज की डेट पे बैठा हूं, तो मुझे क्या करना है कि जो आज का डेटा आया है या इस मंथ का जो डेटा आया है, मैं क्या करूंगा, पीछे का डेटा, क्योंकि मेरा हिस्टोरिकल डेटा हो चुका है और वो हिस्टोरिकल डेटा मेरा चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये जो है ये मेरा लेटेस्ट डेटा है जो कि मेरा इस मंथ का डेटा है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टार्ट डेट एंड डेट करके क्वेरी पैरामीटर के थ्रू पावर क्वेरी के अंदर वो सेट करते हैं, ताकि हम स्टार्ट डेट एंड डेट मतलब उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं किस डेट से लेके किस डेट तक मुझे वो चलाना है। ठीक है, हम एक पैरामीटर बनाते हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट डेट करते हैं, फिर हम लोग एंड डेट पे एंड डेट करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी विंडो को शिफ्ट करते हैं, रिफ्रेश विंडो को शिफ्ट करते हैं। तो इस विंडो की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको लेटेस्ट मंथ के ऊपर लगा देते हैं और ये डायनामिक होता है। हर मंथ हम लोग चेक कर सकते हैं कि
हमने 30 मंथ्स का 30 डेज का लेना है या टू मंथ्स का लेना है, वो हम लोग इस पैरामीटर में डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हमारा इंक्रीमेंटल रिफ्रेश होगा तो हमारा सिर्फ लेटेस्ट रिकॉर्ड ही रिफ्रेश होंगे, ठीक है। जब हमें पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा को रिफ्रेश करना होता है तब हम लोग शेड्यूल रिफ्रेश का करते हैं। जब हमारा डेटा बहुत सारा है और हमारा पुराना डेटा स्टैटिक हो चुका है और वो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स वो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बन चुके हैं, हमें सिर्फ लेटेस्ट नंबर ही रिफ्रेश करने हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस भी मैंने काफी इंटरव्यूज के अंदर काफी कैंडिडेट से सुना है कि अपेंड एंड मर्ज एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेफरेंस क्वेरी और डुप्लीकेट क्वेरी। तो इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगा कि रेफरेंस क्वेरी क्या होता है और डुप्लीकेट क्वेरी क्या होता है। जब आप पावर क्वेरी के अंदर काम करते हैं तो वहां पर आपको जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रेफरेंस क्वेरी का ऑप्शन आएगा और एक डुप्लीकेट क्वेरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। रेफरेंस क्वेरी को आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका लिंक होगा आपके सोर्स डेटा सेट के, दैट मीन्स अगर आप कोई भी चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंस आपको बताऊं तो ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये मेरा डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपका सोर्स डेटा सेट का आपने क्या किया, राइट क्लिक करके उसका एक रेफरेंस क्वेरी बनाई, तो वो क्या करेगा, अगर डेटा सेट का नाम D1 था तो वो क्या करेगा, एक D1 ही बना देगा, ठीक है। और डुप्लीकेट के केस में भी क्या होगा, D1 होगा और उसका D1 ही बना देगा। लेकिन मान लीजिए आपने अपने सोर्स डेटा सेट जिसको मैं D1 बोल रहा हूं, उसके अंदर आपने चेंज किया, मान लीजिए किसी कॉलम के अंदर आपने क्या किया, नल को रिमूव कर दिया, ठीक है। नल को जैसे ही आपने रिमूव किया तो ये जो नल रिमूव किए होंगे ये आपको रेफरेंस के केस में रिफ्लेक्ट होगा इस रेफरेंस्ड क्वेरी के अंदर। लेकिन डुप्लीकेट के अंदर आप देखेंगे कि आपके सोर्स डेटा सेट में तो नल रिमूव हो गए होंगे, लेकिन D1 हमारा इंटैक्ट होगा, जो वो इनिशियल टाइम पे था, जब वो हमने स्टार्ट किया था बिना नल को रिमूव करे, वो उसी स्टेज के ऊपर वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने वो डुप्लीकेट बनाया, रेफरेंस नहीं बनाया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे हमारा वी लुकअप काम करता है। वी लुकअप भी क्या काम करता है, हमारा रेफरेंस के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब जो भी रेफरेंस के काम पे होगा आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने वी लुकअप से कि मैं अपने सोर्स के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो वो मेरा उससे इंटर रिलेटेड जो भी इंटरकनेक्टेड फाइल होगी उसके अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। वो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस क्वेरी। लेकिन डुप्लीकेट के केस में मेरा वो इंटैक्ट रहेगा, चाहे मेरा सोर्स में जितना मर्जी चेंज कर लो, एक बार मैंने जिस स्टेज पे जाके उसकी डुप्लीकेट बना ली वो वही स्टेज जो होगा वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपना अपेंड और मर्ज किसके एग्जांपल है, रेफरेंस क्वेरी और डुप्लीकेट क्वेरी। तो आई वुड से कि दोनों ही जो है वो एग्जांपल हैं किसके, रेफरेंस क्वेरी के अंदर। आप इसको इस तरीके से समझिए, आप अपेंड के अंदर क्या करते हैं, आप अपेंड के अंदर अपने डेटा को रो वाइज ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेटा रो वाइज ऐड होता है। और मर्ज के अंदर क्या होता है, मर्ज के अंदर हमारा डेटा जो होता है वो कॉलम वाइज ऐड होता है, ठीक है। एक में हमारा डेटा रो वाइज ऐड होता है, एक में हमारा कॉलम वाइज ऐड होता है। सपोज मेरे पास दो टेबल थे, ठीक है, एक मेरा टेबल T1 था और दूसरे के अंदर मेरा टेबल T2 था। अब जब मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों को सपोज मैं अपेंड कर रहा हूं, मैं इसको अपेंड करके एक नया टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, एक नया टेबल बना रहा हूँ जिसको मैं T3 बोल रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अपने सोर्स टेबल जो है मेरे T1 और T2 उसको मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे एक नया टेबल बना रहा हूँ ताकि मुझे फर्दर एनालिसिस के लिए अगर वो टेबल की जरूरत पड़ी तो वो मेरे पास वो रहेंगे, T1 और T2 एज इट इज रहेंगे जैसे मैंने उसको लोड किया होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने T1 के अंदर कोई भी चेंज किया, क्योंकि मैंने इन दोनों टेबल का यूज करके ही ये T3 टेबल बनाई है, तो अगर मैं T1 के अंदर कोई भी चेंज करता हूं तो वो T3 के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स अपेंड जो है वो रेफरेंस के ऊपर काम कर रहा है। अगर मैं अपने सोर्स टेबल को चेंज करूंगा तो जो मेरा आउटपुट टेबल होगा वो भी मेरा चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मर्ज के केस में हम क्या करते हैं, अगर मैं सेम एग्जांपल लूं कि मेरा T1 और T2 है, ठीक है, T1 और T2 है मेरा, वो इसका यूज करके मैंने एक T3 टेबल बना के, तो मैंने क्या किया, मेरा डेटा कॉलम वाइज इंक्रीज हो गया। जब मेरा डेटा कॉलम वाइज इंक्रीज हुआ, मान लीजिए मैंने T1 में से एक कॉलम को डिलीट कर दिया, ठीक है। फॉर जब मैंने एनालाइज किया डेटा तो मैंने देखा कि मुझे वो कॉलम नहीं चाहिए था, तो मैंने उस कॉलम को डिलीट कर दिया। तो वो डिलीटेड कॉलम मुझे T3 के अंदर नहीं दिखने वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी रेफरेंस है इन दोनों फाइल से। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि अपेंड और मर्ज दोनों जो है वो किसके एग्जाम्पल है, वो एक रेफरेंस क्वेरी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपना लाइव कनेक्शन और डायरेक्ट क्वेरी के ऊपर कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों टर्म्स थोड़ी सी सिमिलर लगती हैं और आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। इंपोर्ट मोड के बारे में भी बात कर लेते हैं। इंपोर्ट मोड का मतलब होता है जब आप अपने डेटा को एक कॉपी जो होती है वो पावर बीआई के अंदर बनाते हैं, ठीक है। जब आप अपने डेटा की कॉपी जो होती है वो पावर बीआई के अंदर बनाते हैं,
दैट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि सारा का सारा डेटा आपने पावर बीआई के अंदर कॉपी कर लिया, तो उसको क्या करना है, जो डेटा फेच करना है रेंडर करने के लिए, वो पावर बीआई के अंदर से ही करना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इंपोर्ट। डायरेक्ट क्वेरी के अंदर क्या होता है, सपोज मेरा डेटा जो है वो बहुत बहुत हाई वॉल्यूम है, ठीक है, डेटा का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस केस के अंदर क्या होगा, जब मैं पावर बीआई के अंदर उस डेटा को, क्योंकि लिमिटेशन है पावर बीआई की भी एक डेटा को लोड करने की, ठीक है, मान लीजिए मैं उसकी पूरी की पूरी कॉपी नहीं बना पा रहा क्योंकि वो अपने थ्रेशोल्ड साइज को एक्सीड कर जाएगा, वो पूरा का पूरा डेटा लोड नहीं होगा। वो तो एक सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मेरा जब डेटा पूरा नहीं आएगा तो मैं एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा, तो क्योंकि मेरी बिजनेस इन्फो जो हो सकती है, जो मेरी केपीएस डिस्प्ले कर रही होंगी डेटा को, वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, एक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सीक्वल सर्वर के थ्रू डेटा को कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके और पावर बीआई के बीच में, ठीक है, एक क्या करेंगे, एक कनेक्शन बना देते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि आप डेटा को एक्चुअली यहाँ पे कॉपी नहीं बना रहे, मतलब पावर बीआई के अंदर कॉपी ना बना के आप क्या कर रहे हैं, एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने डेटा सोर्स और पावर बीआई के बीच में। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आपको कोई भी कॉलम के अंदर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने डेटा सोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा सोर्स के ऊपर जाके, डेटाबेस में डेटा सोर्स के ऊपर जाके आप वहीं पे अपने सारे के सारे चेंजेस करेंगे। ठीक है, देन आपको वो रियल टाइम में यहाँ पे लिखेगा। और जब आपको रियल टाइम एनालिसिस करना होता है, तो उस केस में भी हम अपना किसका यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी का। चलिए अब बात करते हैं लाइव कनेक्शन के ऊपर। लाइव कनेक्शन इस केस में, अच्छा मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा डायरेक्ट क्वेरी के केस में। इस केस में आपकी जो पावर बीआई की जो फाइल होती है और जो डेटा सोर्स होता है, उसमें आपके टेबल जो व्यू होता है वो आपको नहीं दिखता है। अगर आपको टेबल्स देखनी है तो उसके लिए भी आपको वापस जाना पड़ेगा डेटा सोर्स के ऊपर। ठीक है, ये मैं पॉइंट, उसके अंदर में क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट व्यू दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको मॉडलिंग व्यू दिखेगा। आपको अगर टेबल्स देखने हैं तो टेबल्स देखने के लिए आपको वापस डेटा सोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लाइव कनेक्शन के अंदर क्या होता है, लाइव कनेक्शन का मतलब है इसमें भी आप रियल टाइम डेटा देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें आप अपनी पावर बीआई की डेटा सेट फाइल, ठीक है, जो डेटा सेट फाइल होगी और रिपोर्ट फाइल, उसको क्या करते हैं आप सेपरेट रखते हैं। इसका इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, क्योंकि आपकी जो डेटा फाइल है, डेटा फाइल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा मॉडल होगा। डेटा मॉडल मतलब आप रिलेशनशिप एंड ऑल सब कुछ इसके अंदर डिफाइन करेंगे। जो मेजर्स होंगे आप उसके अंदर डिफाइन करेंगे, जो हायरार्कीज होंगी वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये सारी की सारी जो आप प्रोसेसिंग करने वाले हैं डेटा रिलेटेड, चाहे आपको मॉडलिंग बनानी है, ठीक है, आपको मेजर्स लिखने हैं, आपको हायरार्कीज बनानी है, ठीक है, आरएलएस टेबल बनानी है, तो वो सब का सब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डेटा सेट फाइल के अंदर बना के इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपने सपोज एज्योर डेटाब्रिक्स से डेटा लेके आ रहे हैं या सीक्वल सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं, आपने क्या किया, फाइल को लोड किया, उसको मॉडलिंग करी, क्योंकि आपको टेबल व्यू में सब कुछ दिखा, आपने कोई भी रिपोर्ट रिलेटेड, विजुअल रिलेटेड कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपली क्या किया, मेजर्स लिख दिया, हायरार्की बना दी, आरएलएस टेबल मैपिंग फाइल बना दी और आपने उसको पब्लिश कर दिया। उसके बाद क्योंकि अब आपकी डेटा फाइल एक सेपरेट हो गई, अब आप क्या करेंगे, पावर बीआई डेटा सेट का यूज करेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना देता है हमारा। मतलब जब आपकी, मान लीजिए एक 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 ही एक आप एक सेंट्रलाइज्ड हब बना दिया कि आपने बहुत बड़े मॉडल को सिंप्लीफाई करके उसके रिलेशनशिप, आपको पता है कि ये वाला डेटा सेट मेरे को इस रिपोर्ट के लिए मैं यूज कर सकता हूं, तो आपने क्या किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब जिसको भी उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनानी होंगी वो सिंपली जाएगा, पावर बीआई डेटा सेट का यूज करेगा। ठीक है, जब आप गेट डेटा करेंगे तो वहां पर आपको ये पावर बीआई डेटा सेट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, पावर बीआई डेटा सेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे और आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको सारा का सारा जो होगा आपको डेटा दिखेगा। मॉडलिंग लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप रिपोर्ट बनाएंगे, आपकी रिपोर्ट फास्टर होगी, रेंडर भी अच्छे करेगी, ठीक है, सब कुछ होगा। जैसे इस केस के अंदर हमारी रिपोर्ट जो होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है, इस केस में क्या होगा, रिपोर्ट हमारी फास्टर होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉबैक, क्योंकि मैंने काफी काम किया है पावर बीआई डेटा सेट के ऊपर, इसमें आपको एक चैलेंज जो होगा, सपोज आपने जब आपने रिपोर्ट बनानी शुरू करी तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स आई, आपको नए मेजर्स लिखने पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को वापस जाके, मतलब जो इसका डेटा सेट होगा उस डेटा सेट को जाके मेजर को उसी फाइल के अंदर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि अब ये क्या होगा, ये एक सेंट्रल सिस्टम, एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करेगी। आपको कुछ भी अगर चेंज करना है, सपोज आपको रिलेशनशिप को कुछ ऑल्टर करना है, तो आपको वापस बार बार इस फाइल के ऊपर जाके उसके अंदर चेंजेस करेंगे, देन उसको वापस उसी वर्कस्पेस के अंदर पब्लिश करेंगे और ऑटोमेटिकली इसको आपको रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रिपोर्ट उससे कनेक्टेड होगी। द मोमेंट आपने यहाँ पे चेंज किया ये यहाँ पर दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस कैसी है, उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस इन्फो होगी उसको दिखाने को ही केपीआई बोलते हैं। क्वेरी फोल्डिंग, जो भी आप अप्लाइड स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वो वापस डेटा सोर्स के ऊपर जाते हैं, वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होकर वापस ट्रांसलेटेड क्वेरी आपको मिलती है पावर बीआई के अंदर। शेड्यूल रिफ्रेश जब आपको पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा रिफ्रेश करना होता है। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश जब आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड रिफ्रेश करने होते हैं। अपेंड एंड मर्ज मैंने बताया वो एग्जांपल होते हैं रेफरेंस क्वेरी का। दैट मींस अगर आप कोई भी चेंज करते हैं अपने सोर्स टेबल के अंदर तो वो आपके जो भी उसके आउटपुट टेबल्स है उसके अंदर वो दिखेगा, लेकिन डुप्लीकेट में वो इंटैक्ट रहता है। एक बार आपने जिस स्टेज पे उसकी कॉपी बनाई वो वहीं पे इंटैक्ट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। लाइव कनेक्शन का मतलब होता है जब आपका डेटा सेट अलग होगा, रिपोर्ट फाइल अलग होगी, इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होगी, ठीक है। इसमें भी रियल टाइम डेटा मिलता है अपने को, लेकिन इसकी मैंने ड्रॉबैक बताई। जब भी आपको कुछ भी चेंज करना है रिलेशनशिप में, कोई मेजर में, तो वापस आपको उस डेटा सोर्स फाइल के ऊपर जाके चेंज करके सेम वर्कस्पेस में पब्लिश करना होगा। देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश द रिपोर्ट फाइल, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि वो लाइव कनेक्शन के थ्रू है। डायरेक्ट क्वेरी में भी हमारे को रियल टाइम डेटा मिलता है, जस्ट इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होती है। अगर आपको इसका टेबल्स देखने हैं, उसके अंदर क्या अंडरलाइंग डेटा है, कैसे टेबल्स हैं, तो वो आपको वापस डेटा सोर्स पे जाके, चाहे आप एज्योर डेटाब्रिक्स हो, सीक्वल सर्वर हो, वहां पे सीक्वल क्वेरीज रन कर कर आप मिल सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा मुझे। आपने देखा होगा काफी जगह आपको ये वहां पर भी दिखेगा सर्विसेज के अंदर, आपने देखा होगा सिमेंटिक मॉडल। तो देखते हैं कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। सिमेंटिक मॉडल क्या होता है? ठीक है, आपने सुना होगा सिमेंटिक मॉडल, सिमेंटिक मॉडल, बट सिमेंटिक मॉडल होता क्या है? ठीक है, तो इसको कमेंट में बताइएगा। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू रिलेटेड, आप प्लीज़ पूछिए। हम बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।